हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज यहां पर क्लास 12 की NCERT फाइन आर्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम लोग पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज के अध्याय में हम लोग लघु चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11th में हम लोगों ने भित्ति चित्रकला के बारे में पढ़ा था। और आपको पता ही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भित्ति चित्रकला का जो इतिहास है ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। यानी हमारे यहाँ उत्तर पूर्व पुरापाषाण काल से लेकर अजंता और एलोरा की गुफाओं में, इसके अलावा जो शासक वर्ग हुआ है तो शासक वर्ग के राजमहल की दीवारों पर हमें भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रकला का एक दूसरा प्रकार जो है लघु चित्रकला आ जाता है। तो लघु चित्रकला के अंतर्गत हम पांडुलिपि चित्रण वगैरह या फिर जो कागज इत्यादि पर चित्रण किया जाता है वो सभी चीज़ें हम देखते हैं। चित्रकला में समय के साथ साथ लोगों की जो रचनात्मक गतिविधियां हैं वो बढ़ती चली गई हैं और समय के साथ साथ चित्रकला को लेकर लोगों की जो सजगता है वो भी बढ़ी है। तो कुछ व्यक्तियों ने चित्रकला को लेकर कुछ कुछ ग्रंथों की रचना की है ताकि चित्रकला को बनाने की विधियां, उनको कैसे बनाया जाए, कौन कौन से प्रतिमान स्थापित किए जाएं, उनसे संबंधित चीज़ों को उसमें रखा है। तो यहाँ पर एक पुराण का जिक्र किया गया है कि 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तम पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर जो चित्रसूत अध्याय है ये आकृति बनाने की कला से संबंधित है, जिसे प्रतिमा लक्षण कहते हैं, जो कि चित्रकला के धर्मसूत्र हैं। और इसी खंड में चित्रों को बनाने की तकनीक, उपकरण, सामग्रियों, सतह यानी कौन सी सरफेस पे चित्र बनाए जा रहे हैं, दीवार है या भित्ति है, धारणा क्या है, परिप्रेक्ष क्या है और मानव आकृतियों के त्रिआयामों की संरचना का उल्लेख इसमें किया गया है। आगे यहाँ पर जो बताया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि चित्र के कितने अंग होते हैं। चित्र के 6 अंग होते हैं: रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ये चित्र के 6 अंग होते हैं। तो इनके बारे में एक संस्कृत श्लोक भी है, चाहे तो आप इससे याद रख सकते हैं। अगर आप एग्जाम वगैरह में इसको लिख कर आएंगे तो आपको और ज्यादा मार्क्स गेन हो जाएंगे। रूपभेदा प्रमाणनि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षड अंगकम। तो ये श्लोक है, इसके जरिए आप याद रख सकते हैं कि किसी चित्र के 6 अंग होते हैं। देखिए, आपकी किताब में तो इनके बारे में नहीं बताया गया है, हालांकि मैंने अतिरिक्त तौर पर यहाँ पे जानकारी रख दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि रूपभेद क्या है, प्रमाण क्या है, भाव क्या है, ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले रूपभेद की बात करते हैं। देखिए, रूपभेद का सामान्य सा अर्थ ये है कि रूप में सत्य की अभिव्यक्ति हो, अर्थात रूप की पहचान अंकित करना। यानी रूप किस मूड में है, यानी कोई व्यक्ति अगर चित्र में दर्शाया गया है तो वो किस मनोभाव में है, किस रूप में है। जैसे दुखी है, सुखी है, उल्लास है, प्रफुल्लता है, उसके अंदर दया है, ममता है, करुणा है। ये सब मनोभाव उसके चेहरे पर अव्यक्त होने चाहिए। जैसे कोई प्रजा वाला व्यक्ति हमने दिखाया है चित्र में, तो प्रजा का रूप कैसा होना चाहिए, प्रजा का चेहरा कैसा होना चाहिए। कोई शासक दिखाए तो शासक के चेहरे पर क्या है। कभी कभी शासक जो है युद्ध भी करते हैं तो युद्ध का एक युद्ध वाला भाव भी होना चाहिए। कभी कभी प्रजा से इंटरेक्ट भी करते हैं तो प्रजा से इंटरेक्ट के टाइम पे कैसा भाव होगा। तो वो सब चीजें जो है ये रूप भेद के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रमाण के अंतर्गत इनके शरीर की जो रचना है कि कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, शरीर दुबला पतला होगा, कैसा होगा, तो ये सब चीजें प्रमाण के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी प्रमाण के अंतर्गत समविभक्तता अनुपात, सीमा, लंबाई चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आ जाता है। इसके अलावा है भावाभिव्यक्ति। देखिए, भावाभिव्यक्ति और रूपभेद दोनों में अंतर है। भावाभिव्यक्ति में क्या है, आंखों की चितवन, यानी आंखें किस साइड में किस पर फोकस कर रही हैं। भंगिमा क्या है, भंगिमा हस्तमुद्राओं और बड़ व्यवहार एवं संयोजन शैली से भव की एक सहज अवयोजना संभव हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, आंखों की चितवन किस साइड में है, हाथों की जो मुद्राएं वो किस तरफ है, वर्ड व्यवहार कैसा है, यानी शरीर का रंग कैसा है। तो ये सब चीजें जो है ये भाव व्यक्ति करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर लावण्य योजना क्या है। लावण्य योजना का सामान्य सा अर्थ क्या होता है, शरीर, चेहरे पर सुंदरता की व्यक्ति करना। तो भाव द्वारा कभी कभी चित्र में जो रूखापन आ जाता है तो उसे दूर करना ही लावण्य योजना है। भावगम्य सादृश्य। देखिए, भावगम्य सादृश्य का मतलब क्या है कि हम चित्रों को बनाने के लिए कुछ कुछ प्राकृतिक उपमानों का सहारा लेते हैं। जैसे कहते नहीं है कि हिरनी जैसी आंखें हों, ऐसे करके मतलब जो उपमान है उनका सहारा लिया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है स्थिर मुख। स्थिर मुख के लिए अंडाकृति के समान, स्थिर मुख को जो अंडाकृति के समान माना जाता है। और जो आपका जो पतला सा चेहरा है उसको चंचल माना जाता है। जो पतला, अगर किसी का पतला लंबा चेहरा दिखाई जाता है तो चंचल मुख माना जाता है उसको। वर्णिका भंग में सामान्य सी बात है, यहाँ पर रंगों के प्रयोग की बात की गई है कि वर्णिका भंग के अंतर्गत रंगों का सम्मिश्रण, उनके प्रयोग करने की विधि तथा तूलिका यानी कि ब्रश के प्रयोग की विधि बताई गई है। अब आपकी किताब में ही एक चित्र दिया गया है
तो उसके बारे में बताया गया कि उसकी रचना किसने की है वो बताया गया है। तो इसमें मैंने यहाँ पर नोट के रूप में लिख दिया है कि मेवाड़ के विजय सिंह का श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी ये कमल चंद द्वारा लिखित है। जैसा कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि क्लास 12 की किताब में हम लोग लघु चित्रकारी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार की वजह से लघु चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लघु चित्रकारी और जो भित्ति चित्र हैं उनमें अंतर क्या है। देखिए, भित्ति चित्रों का उद्देश्य क्या है, किसी बड़े सरफेस पर चित्र को बनाना, यानी कोई दीवार वगैरह है उसके बड़े सरफेस पर चित्र को बनाना। जबकि लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता है, यानी कि लघु चित्र कभी दीवार के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये किसी पांडुलिपि को सजाने के लिए, किसी पुस्तक को सजाने के लिए ये चित्र बनाए जाते हैं। पांडुलिपि चित्रण की बात करें तो पांडुलिपि चित्रण में महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित साहित्यिक संगीत ग्रंथों इनका पांडुलिपियों का चित्रण किया गया है। चित्रकला के प्रत्येक पढ़ का मतलब पन्ना, जिसको फोलियो कहा जाता है, का संबंधित लेख उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई चित्र बना हुआ है, उसका संबंधित लेख या तो उसके ऊपरी भाग में या फिर उसके पीछे अंकित किया गया था कि यह चित्र किसका है, किस प्रयोजन के लिए हमने बनाया है। संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पढ़ पृष्ठ, यानी पढ़ पृष्ठ का मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो पन्ना होता है वो पुस्तिका पृष्ठ होता है, जिसको कोलोफॉन पृष्ठ भी कहा जाता है, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी, कलाकार या लेखक, तिथि तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण इसी में लिखा जाता था। यानी किसी भी, मान लीजिए कोई पांडुलिपि है, कोई पुस्तक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पृष्ठ होता है वो होता है पुस्तिका पृष्ठ, जिसको कोलोफॉन पृष्ठ भी कहा जाता है, जिसमें इसके संरक्षक का नाम, यानी किस संरक्षक ने अपने संरक्षण में पुस्तक को बनवाया है या चित्रकारी को बनवाया है, उस संरक्षक का नाम होगा, जानकारी होगी, कलाकार कौन थे बनाने वाले, कब से कब तक किसकी रचना हुई है, वो सब चीजें लिखी होती हैं। अब देखिए चित्रकारी के साथ दिक्कत क्या है। चित्रकारी के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो चित्रकारी के पन्ने वगैरह होते हैं, अगर मान लीजिए किसी पांडुलिपि में लगे हुए पन्ने हैं और पांडुलिपि का डोरा या पांडुलिपि मान लीजिए टूट फूट जाए, पांडुलिपि जिसमें बंधी होती है, जिस धागे से बंधी होती है, वो धागा या डोरा जो है टूट जाए तो क्या होता है, पन्ने बिखर जाते हैं। और जब पन्ने हमें बाद में कहीं मिलते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है कि कैसे हम अरेंज करें कि ये कौन से कालक्रम का चित्र है। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि समय के साथ साथ जो चित्र वगैरह है वो समय की मार भी झेलते हैं। समय की मार का मतलब नमी वगैरह या फिर अन्य जो मौसमी घटनाएं, उनकी वजह से भी चित्र नष्ट हो जाते हैं। तो वो चीजें हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो पुस्तिका पृष्ठ होता है वो कई बार नष्ट हो जाता है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, प्राचीन से मतलब मध्यकाल की अगर हम बात करें, तो मध्यकाल में चित्रकारी करने का प्रयोजन क्या था। मध्यकाल में चित्रकारी कई प्रयोजनों से की जाती थी। एक तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी की जाती थी, दूसरा यह है उपहार के रूप में, उपहार या कृतज्ञता के रूप में चित्रों का और कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े व्यापक पैमाने पर होता था। यानी किसी का शादी विवाह है या कोई शासक किसी दूसरे शासक के यहाँ मिलने जा रहा है, तो ऐसे में चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। इसके अलावा चित्र जो है तीर्थयात्रियों, भिक्षु, साहसी खोजकर्ता, व्यापारी और पेशेवर जो कथावाचक हैं, इनके साथ दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाए जाते थे। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली। तो देखिए पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो गुजरात था। हालांकि इसमें गुजरात के साथ साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। गुजरात में भी बात करें, देखिए गुजरात जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुजरात प्राचीन काल से ही व्यापार का, वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि गुजरात में सबसे पहले बंदरगाह वगैरह डेवलप हुए थे। तो इसी वजह से गुजरात जो है प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर आने वाले जो व्यापारी वगैरह हैं, उन्होंने चित्रकला में खासी रुचि दिखाई है। तो गुजरात में भी तमाम व्यापारी वर्ग में, और उन व्यापारी वर्गों में जो जैन समुदाय है, जैन समुदाय ने चित्रकारी को बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया है। तो गुजरात में मुख्य रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया है। जैन विषयों और पांडुलिपियों पर आधारित पश्चिम भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यानी कभी कभी पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली को जैन चित्रकला भी कहा जाता है। जैन चित्रकला के अंतर्गत जो चित्रकारी की परंपरा है उसको संरक्षण कैसे मिला वो बताया गया है कि एक तो जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में शास्त्र दान की परंपरा है। शास्त्र का मतलब कोई पुस्तक वगैरह दान करने की जो परंपरा है, इसी की वजह से जैन शैली के विकास को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। तो जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि को मठ के पुस्तकालय में, यानी मठ का पुस्तकालय इसको भंडार कहा जाता है, इसमें दान करना एक परोपकार, सदाचार या धार्मिक कृत्य माना जाता था।
यानी कि जैन समाज जो है, जैन समाज में क्या है, शास्त्र दान करने की परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम लोग देखते हैं, हम लोग धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, तो वहां पर जो शास्त्र दान करने की परंपरा है, यानी आप लोग शास्त्र दान करेंगे, कोई ना कोई पुस्तक जो पुस्तकालय है उसमें दान करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है चित्रकारी को बहुत ज्यादा संरक्षण मिला और ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर उनके निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के जीवन की जो 5 प्रमुख घटनाएं हैं उनको विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इन 5 प्रमुख घटनाओं में उनके गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश और जो महानिर्वाण की जो घटनाएं हैं इनको प्रमुख रूप से यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसके अलावा अन्य लोकप्रिय जैन ग्रंथों में कालकाचार्य की कथा और संग्राहिणी सूत्र उल्लेखनीय है। कालकाचार्य की कथा में आचार्य कालका की कहानी है। देखिए, इनकी एक बहन है, इनकी बहन को एक राजा अपहृत कर ले जाता है, उसकी किडनैपिंग कर ले जाता है। तो कालकाचार्य की कथा में यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आचार्य कालका को अपनी बहन को बचाते हुए दिखाया गया है। इनकी बहन एक जैन तपस्विनी है। संग्राहिणी सूत्र जो है ये ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। वहीं उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। यानी उत्तरायण सूत्र में न केवल महावीर की शिक्षाएं दी गई हैं बल्कि जैन भिक्षुओं के आचार संहिता का वर्णन भी किया गया है। अब देखिए, पांडुलिपि तैयार कैसे होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पांडुलिपियां या तो पेड़ से प्राप्त जो छाल वगैरह उससे तैयार होती हैं, या फिर कहीं कहीं पर पांडुलिपियां जो है मेष चर्म यानी कि जो भेड़ वगैरह की खाल है उससे तैयार की जाती है। हम लोगों ने क्लास 6 में पांडुलिपियों के बारे में विस्तार से पढ़ा भी था। तो पांडुलिपि बेसिकली एक किताब होती है। जैसे आज के समय में जो किताब वगैरह होती है उसमें पन्ने होते हैं, पांडुलिपि में क्या है, पेड़ की छाल वगैरह से पांडुलिपि बनी होती है, तो वो उनके पृष्ठों को जोड़कर पांडुलिपि तैयार की जाती है। तो पांडुलिपि या पोथी चित्र के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता था और इसके बीच में छेद होता था। जैसे एक पटलिस नाम की लकड़ी एक ऊपर लगाते थे इस साइड में और एक पीछे की तरफ लगाते थे, इनके बीच में छेद होता था जो कि छेद के बीच में से डोरा जाता था और डोरे के माध्यम से पांडुलिपि को जोड़ दिया जाता था। 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़पत्ते की जो सर्वप्रथम पांडुलिपि है वो 11वीं शताब्दी की है। यानी कि पश्चिमी भाग की जो ताड़पत्ते वाली पांडुलिपि है वो 11वीं शताब्दी की है। सबसे पहली पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जैन चित्रकारी की विशेषताएं बताई गई हैं। ये इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। जैन चित्रकला में विभिन्न घटनाओं को समायोजित करने के लिए चित्रपटल को वर्गों में विभाजित किया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई चित्र का सरफेस है, उसमें कितना स्थान हम जैन तीर्थंकर को देंगे, कितना स्थान उनके सहचरों को देंगे, कितना स्थान जानवरों को देंगे, कितना स्थान हम अन्य चीजों को देंगे। तो इसके लिए पूरे चित्रपटल को वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया था। चित्रों में चमकीले रंग और कपड़े के अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि इनके चित्रों की विशेषता यह है कि इनमें चमकीले रंग का उपयोग हुआ है और कपड़े का अलंकरण है, कपड़ों पर अलंकरण किया हुआ है। संयोजन में पतली लहरदार रेखाओं का प्रबल प्रभाव है और चेहरे को 3 आयामों में दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर चेहरे को दर्शाने के लिए एक तीसरी आंख का उपयोग किया गया है। चित्रों में वास्तुल में सल्तनतकालीन गुंबद और नुकीले मेहराब का चित्रण गुजरात, मांडू, जौनपुर और पाटन के क्षेत्रों में सुल्तानों की राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर सल्तनत शासकों का प्रभाव पड़ गया था। इस सल्तनत का विस्तार हो गया था। लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते जो सल्तनत शासक हैं यानी मुस्लिम शासक हैं देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गए थे। तो हम लोग देखते हैं इस काल की जो भी पांडुलिपियां वगैरह हैं, इस काल की जो भी चित्रकारी वगैरह है, इस चित्रकारी में भी इन लोगों ने जो सल्तनत शासक हैं उनके जो भी वास्तुकला के तत्व हैं उनको यहाँ पे अडॉप्ट किया है। तो इसी वजह से इनके चित्रों में हमें गुंबद या नुकीले मेहराब देखने को मिलते हैं। कपड़े के सामियानों, सामियानों का मतलब होता है तंबू। सामियानों का मतलब होता है तंबू। कपड़े के जो तंबू वगैरह हैं या फिर पर्दे हैं, मेज, कुर्सी आदि वेशभूषा, उपयोगी वस्तुओं इत्यादि पर स्वदेशी और स्थानीय जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल सल्तनत काल के जो शासक हैं उनकी जो वास्तुकला से ही प्रेरित हुए हों। इनके चित्रों में जो स्थानीय जीवन शैली है, स्थानीय जीवन शैली के तत्व भी देखने को मिलते हैं। वो बात भी यहां पर बताई गई है। भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य के स्वरूपों का चित्रण विस्तृत रूप में ना होकर मात्र सांकेतिक या साधारणतः किया गया है। यानी यहां पर जो भूदृश्य वगैरह है उसका चित्रण बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं किया गया है बल्कि सांकेतिक या साधारण रूप में किया गया है।
लगभग 1350 से लेकर 1450 के 100 वर्षों की अवधि में जैन चित्रकला के चित्रों की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। अब परिवर्तन क्या है? देवी देवताओं के साथ आकर्षक रूप से चित्रित भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य, नृत्य करती मानव आकृतियां और वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों का चित्रण मुख्य चित्र के हाशिए पर किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि 13वीं यानी कि जो 1350 से लेकर 1450 के बीच का टाइम पीरियड है, यानी कि 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 15वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध वाला जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में बदलाव देखने को मिलता है। जैन चित्रकारी में बदलाव देखने को मिलता है। बदलाव ये देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर क्या है, भूदृश्य जो है या फिर जो नृत्य करती जो मानव आकृतियां हैं या फिर जो वाद्य यंत्र बजाते संगीतकार हैं, इनका चित्रण हाशिए पर यानी कि ऊपर की तरफ, ये हाशिया जो होता है इस साइड में या फिर साइड में किया जाने लगा है। इन चित्रों को स्वर्ण और लाजवर्त के प्रचुर उपयोग से चित्रित किया गया है। यानी कि चित्रों को बनाने के लिए स्वर्ण और लाजवर्त का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थपट, मंडल और गैर धार्मिक कहानियों को भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया जाता था। यानी केवल जैन धर्म के ग्रंथ ही चित्रित नहीं किए गए हैं, बल्कि जो अन्य गैर धार्मिक कहानियां हैं इनको भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया गया है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंतों, जमींदारों, धनी नागरिकों और ऐसे अन्य लोगों के बीच चित्रकला की एक समानांतर परंपरा मौजूद थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और साहित्यिक विषयों के चित्रण शामिल थे। देखिए, जैन समाज से हटकर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और साहित्यिक विषयों का चित्रण किया गया था, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। और यह जो चित्रकला की शैली है, इस स्वदेशी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका निर्माण राजस्थान के राज दरबार की शैलियों और मुगलों के प्रभाव के आने से पहले हुआ है। यानी यहाँ पर जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो शैली हम लोग सामंतों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ या फिर धनी नागरिकों के यहाँ देखते हैं, ये एक स्वदेशी परंपरा की शैली है। और इसका जो उदय है, ये राजस्थान के राज दरबार की जो शैलियां हैं या फिर मुगलों का जो प्रभाव है, उसके आने से पहले इसका उदय हो गया है। इसी समय का मतलब 15वीं और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्रों को चित्रित किया गया, जैसे महापुराण, चौर पंचासिका, महाभारत का आरण्यक पर्व, भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य कुछ चित्रांकन जो इस स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इसी टाइम पीरियड में ये सब चित्रित किए गए हैं। इस काल और शैली को साधारण रूप से पूर्व मुगल या पूर्व राजस्थानी शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे स्वदेशी शैली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है स्वदेशी शैली के बारे में बताया गया है। स्वदेशी शैली को जो है पूर्व मुगल का मतलब मुगलों के आने से पहले की शैली या फिर पूर्व राजस्थानी शैली कहकर भी इसको अभिहित किया जाता है। देखिए, इस काल के दौरान इन चित्रों के समूह में मानव संरचना की एक विशेष शैली का विकास देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर पारदर्शी वस्त्रों के चित्रण में विशिष्ट रुचि जो है दृष्टिगोचर होती है। यानी कि जो पूर्व मुगल शैली है या पूर्व राजस्थानी शैली है या फिर इसको स्वदेशी जो शैली कहा जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पारदर्शी वस्त्रों को दिखाया गया है। जैसे महिला दिख रहे होंगे आप, तो महिला के पारदर्शी वस्त्रों को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नायिका के सिर पर गुब्बारे की तरह से ओढ़नी का चित्रण है, जिसे कड़े और नुकीले किनारों की तरह ढका गया है। इसके बाद जैसे बात करें हम मुस्लिम शासकों की, तो देखिए मुस्लिम शासकों के आने की वजह से भी चित्रकला पर प्रभाव पड़ा है। तो सल्तनत शासक जो है लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में सल्तनत शासन की स्थापना हो गई है। तो सल्तनत शासकों के आने की वजह से सल्तनत शासक जो है अपने साथ चित्रकारों को भी लेकर आए हैं। अपने मूल देशों से चित्रकार वगैरह भी उनके साथ आए हैं। तो उनके जो चित्रकार हैं, जब भारतीय चित्रकारों से उनका मेल मिलाप हुआ है, तो चित्रकला की एक नई शैली ने जन्म लिया है, तो जिसे सल्तनत चित्रकला के रूप में जाना जाता है। नासिर शाह खिलजी, इनका टाइम पीरियड बताया गया 1500 लेकर 1510 ईस्वी। इनके शासनकाल के दौरान मांडू में चित्रित निमतनामा, देखिए निमतनामा जो है पकवानों की किताब है, तो ये जो है सल्तनत शासित शैली का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा सूफी विचारों पर आधारित कहानियां और लौरा चंदा चित्रकला इस पद्धति के उदाहरण है। यहाँ पर सल्तनत जो चित्रकला है उसका भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। इसके अलावा स्वदेशी जो चित्रकला है उसका भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी भारत की जो चित्रकला है उसमें केवल जैन चित्रकला ही शामिल नहीं है, बल्कि स्वदेशी चित्रकला भी है और सल्तनत शासकों की चित्रकला भी यहाँ पर शामिल है। अब है यहाँ पर पाल चित्रकला शैली, जिसको पूर्वी भारत की चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाल शासकों का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी के बीच का है। और पाल शासक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते थे, क्योंकि पाल शासकों के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ है जिसने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया हो। तो इसी वजह से पाल शासकों का जो टाइम पीरियड है, ये बौद्ध कला है उसका अंतिम प्रमुख काल माना जाता था। तो पाल शासकों के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपियां 11वीं और 12वीं शताब्दी की आरंभिक चित्रकला के उदाहरण हैं।
पाल काल के बारे में बताया गया है 750 से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक। तो ये बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे महाविहारों में बौद्ध धर्म से संबंधित असंख्यक पांडुलिपियां एवं वज्रयान बौद्ध देवी देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नालंदा, विक्रमशिला, तो ये कुछ महाविहार हैं जो कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और बाद की शताब्दियों में ये जो है वज्रयान की जो परंपरा है उससे भी प्रभावित हुए हैं। तो वज्रयान परंपरा में बौद्ध देवी देवताओं के प्रमुख चित्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ मूर्तियां भी बनाई गई हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र और तीर्थयात्रियों ने पाल कला का विभिन्न स्थानों जैसे कि नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया है, क्योंकि ये सभी लोग जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर घूमने के लिए यहाँ पर आते थे। तो ये लोग भी यहाँ की कला से परिचित हुए हैं, यहाँ की कला से प्रभावित हुए हैं और इस कला शैली को अपने देशों में लेकर गए हैं। अब देखिए, जैन चित्रकला और पाल चित्रकला में डिफरेंस क्या है। जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रभावमान रेखाएं और हल्की रंग योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, जैन चित्रकला को अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम क्या पाएंगे, जैन चित्रकला में एकदम कोणीय रेखाएं हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल कोण के रूप में रेखाएं बनी हुई हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, एक लयात्मक रेखाएं हैं, रेखाओं में तीखापन नहीं है, यानी लयात्मक और प्रभावमान रेखाएं हैं। जैन चित्रकला में चटकदार रंग इस्तेमाल किए गए थे, चमकदार रंग इस्तेमाल किए गए थे, काफी ज्यादा अलंकरण किया गया था, जबकि यहाँ पर क्या है, हल्की रंग योजना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चटकदार रंग इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो ये पाल शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समांतर कला शैली का अनुभव होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो मूर्तिकला शैली है और चित्रकला शैली है, ये दोनों परंपराएं साथ साथ चलती रही हैं। अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारामिता या 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णता, ये किताब का नाम है, ताड़पत्र पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, ये जो अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारामिता जो है, इस पोथी का चित्रण जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल के 15वें राजवर्ष अर्थात 11वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में इसका चित्रण हुआ है। तो ये पाल कालीन एक प्रमुख बौद्ध पांडुलिपि है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा नोट्स हमारे टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।